हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हमेशा की तरह बी पॉजिटिव, हमेशा खुश रहना है, अच्छा रहना है, हेल्दी रहना है। और कोई इश्यू हो तो आपको डिस्कशन करने हैं चीज़ों को लेकर के, ठीक है ना। जितना ज़्यादा अपन डिस्कशन करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी चीज़ों की होगी। बातचीत करें, जैसा कि मैं आपको हमेशा ही कहता हूं, आपका कोई मुद्दा है, कोई टॉपिक आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, या यूं कहीं कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, चाहे वो पढ़ाई से लेकर के कोई दिक्कत है, परेशानी है, या कोई और दिक्कत परेशानी है, कुछ भी है, आप बातचीत करें। जितना ज्यादा आप बातचीत करेंगे, जितना ज्यादा डिस्कशन करेंगे, उतनी ज्यादा चीजें सुलझती जाएंगी। मुझसे बातचीत करिए अगर मुझसे कर सकते हो, अपने आसपास वालों से बातचीत करिए। कोई रिएक्शन में उलझते हो तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के जितना ज्यादा लोग होंगे सुलझाने के लिए, उतना राहें आसान होती चली जाती हैं। आइए हम बात करते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे एलिमिनेशन रिएक्शंस की। हम एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में चर्चा कर रहे थे आपसे। और एलिमिनेशन रिएक्शन में कहानी है जो है वो ये है कि भैया, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो जाता है, एल्कीन बनती है कोई ग्रुप एलिमिनेट होके। तो पहला अपन ने एलिमिनेशन रिएक्शन E1 देख लिया। E1 एलिमिनेशन, जिसमें लिविंग ग्रुप निकल जाता था, कार्बोकटाइन बनता था, रीअरेंज होता था, फिर हाइड्रोजन निकलता था। उसके बाद अपन ने E2 रिएक्शन देख लिया, E2 मैकेनिज्म देख लिया। E2 मैकेनिज्म में हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप का निकलना दोनों एक साथ होते हैं, तो ये वाली चीज अपन ने देख ली। उसके बाद हमने जो तीसरी मैकेनिज्म देखी वो देखी कॉन्जुगेट बेस के थ्रू, E1CB के थ्रू। और इसमें अपन ने होफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन फॉलोड बाय E1CB, वो वाला केस भी देखा। अल्फा पोजीशन से लिविंग ग्रुप, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का निकलना, प्योर नेगेटिव चार्ज, जब बहुत ही बेकार कैटेगरी का लिविंग ग्रुप हो। आज की क्लास में हम देखेंगे EI या EC, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन या एलिमिनेशन थ्रू साइक्लाइजेशन। अब इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल दैट इज पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। पायरोलिसिस ऑफ एस्टर यानी एस्टर को जब आप हीट करते हो तो एल्कीन बनता है। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, एस्टर ऑन हीटिंग, एस्टर को जब आप हीट करते हो, हीटिंग गिव्स व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कीन। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कीन की फॉर्मेशन करता है कौन, आपका एस्टर। कब, जब उसका पायरोलिसिस होता है। जैसे RCO OR प्राइम है, तो आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट का बना देना है एल्कीन, अल्फा पोजीशन से लिविंग ग्रुप, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन। इस वाले पार्ट को एज लिविंग ग्रुप मानते हुए इसका एसिड बना देना है। ये वाला पार्ट कैसा है, एज लिविंग ग्रुप इसे मानते हुए इसका एसिड बना देना है, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, CH3 CH2 CO OCH 2 CH2H, अल्फा पोजीशन पे लिविंग ग्रुप, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन, ये हटा देंगे। इस वाले पार्ट का हमारे बन जाएगा एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया है एल्कीन। और ये वाला जो पार्ट है ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका एक जनरल सा मैकेनिज्म देखिए आप कि ये किस तरह से होता है। जैसे CH3 CH2 CO OCH2 CH2H, ये इसके साथ, ये यहां और ये यहां 6 MCTS बनती है इसमें। अब आप देखिए जो कहानी यहां महत्वपूर्ण है, मान लो आप इस ऑक्सीजन के स्टार लगा देते हो तो CH3 CH2 ये तो हो जाएगा OH, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, यानी स्टार वाला तो कौन बन गया, OH, और बिना स्टार वाला जो बन गया वो डबल, जिसके पास पहले से डबल बॉन्ड था वो OH में कन्वर्ट होगा और ये एल्कीन हमारी बनी जाएगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, सिन एलिमिनेशन है या एंटी एलिमिनेशन है? ये सिन एलिमिनेशन है या ये एंटी एलिमिनेशन है? तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि जिधर से लिविंग ग्रुप निकल रहा है उधर से ही क्या हाइड्रोजन निकल रहा है। बिल्कुल, लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों सेम साइड से निकल रहे हैं, इसलिए ये एक प्रकार का सिन एलिमिनेशन है। ये एक प्रकार का कैसा एलिमिनेशन हुआ, सिन एलिमिनेशन। तो मेरे पास मान लीजिए
कि ये ग्रुप है ऐसा, सिन एलिमिनेशन है H D H O CO CH3 ये वाला है, तो यहां से ये वाला ग्रुप निकालना है और यहां से क्या निकालना है मुझे, हाइड्रोजन। तो ये वाला चीज निकालूंगा और ये वाला चीज निकालूंगा। अब देखो जब एंटी एलिमिनेशन होता था तो हम क्या करते थे, जो जैसा दिखता था उसका उल्टा कर देते थे, अलग कर देते थे। लेकिन जब सिन एलिमिनेशन है तो जो जैसा दिखता है वो वैसा ही रहेगा, यानी H और D अगर दोनों सेम साइड अलग अलग दिख रहे हैं अपोजिट, तो ये जो बनेगी एल्कीन उसमें दोनों अपोजिट साइड ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सिन एलिमिनेशन है। और सिन एलिमिनेशन में ध्यान रखिएगा आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना है। दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ EI या EC, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन या एलिमिनेशन थ्रू साइक्लाइजेशन। आइए मैं आपको दिखा देता हूं इसका पूरा, देखिएगा प्रॉपर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। आइए देखो, जब लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल देन EI और EC साइक्लाइजेशन एलिमिनेशन होगा। उस केस में आपको क्या करना है, आओ इट इज अ सिन एलिमिनेशन, ये बात का आपको ध्यान रखना है। पहला इसका एग्जांपल है पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। एक भी ऐसा कोई एस्टर जिसके पास एक भी बीटा हाइड्रोजन हो, तो आप इधर वाला नहीं लेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। CO वाला नहीं लेंगे, ऑक्सीजन से आपको बीटा लेना है, तो ऑक्सीजन से ये अल्फा ये बीटा, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ये वाला लिविंग ग्रुप। लेकिन ध्यान रखिएगा जो बिना स्टार वाला है उसका OH बनता है और ये जो सिंगल बॉन्ड वाला है इसका डबल बॉन्ड O हो जाता है। 6 MCTS के थ्रू ये मैकेनिज्म चलती है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, फिर मैं आगे चलता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए इसके बाद तो जनरल मैकेनिज्म ये है कि अल्फा पोजीशन से ये, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन, आपको ये निकाल देना है। अब अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं, इस इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करूं, तो एक बार देखना आप क्या हो रहा है। यहां से ये 18 वाला जो है वो तो सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट होगा, ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा बीटा, यहाँ डबल बॉन्ड बना देंगे, कोई रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे। जब एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हो तो यहाँ भी वही करना है, आपको लेस हिंडर्ड को प्रायोरिटी देनी है। ऑक्सीजन के लेफ्ट वो वाला देखोगे, उधर वाला नहीं देखना है, ऑक्सीजन के साथ वाला अल्फा बीटा आपको काउंट करना है। इसमें Cl2 पहले क्लोरीनेशन, फिर सब्सटीट्यूशन और उसके बाद एलिमिनेशन, इस तरह से ये पूरी मैकेनिज्म चलती है। मैं आंसर वाली स्लाइड आपके लिए दिखा देता हूं, देखना। लेस हिंडर्ड साइड से वही करना है आपको। ये लीजिए, ये आपके सामने आंसर्स हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये कुछ प्रश्न हैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, जिन्हें आपको सॉल्व करना है। कम से कम समय में आप इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। 1 मिनट से भी कम मिनट का समय आपको देखने को मिलेगा, फिर मैं आपके आंसर इसके शो कर दूंगा। लिखिए, आइए देखिए, अब इनका आंसर करने की कोशिश करते हैं अपन। तो सिन एलिमिनेशन है, डी, हालांकि इसके पास ये वाला हाइड्रोजन है, हालांकि इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है, हालांकि इसके पास कौन है भैया, हाइड्रोजन है, हालांकि इसके पास कौन है, हाइड्रोजन है। ये साफ करने का टूल चला जाता है यार। आइए मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं आपको। ये देखिए, सिन एलिमिनेशन है, ना चाहते हुए भी आपको डी, क्योंकि यहां भी हाइड्रोजन है लेकिन ऊपर है, यहां भी हाइड्रोजन है ऊपर है, सेम साइड वाला निकालोगे, डी को ही निकालना पड़ेगा आपको। यहां OAC और H निकलेगा तो D और H सेम साइड दिख रहे हैं, एल्कीन में भी सेम साइड रहेंगे। यहां आप इस H और इस OAC को निकालोगे, ये H और ये D अपोजिट साइड दिख रहे हैं तो अपोजिट साइड ही रहेंगे। यहां आप इस OAC और इस H को निकालोगे, D और H सेम साइड दिख रहे हैं तो D और H सेम साइड ही रहेंगे, लाइक दिस, इसकी तरह। मैं आपको आंसर दिखा देता हूं, ये लीजिए, ये आंसर्स हैं, जैसा दिखेगा वैसा ही वो रहेगा। OAC यहां से और यहां से आपका कौन निकालना है, हाइड्रोजन। D और H सेम साइड में है तो सेम साइड में रहेंगे। यहाँ OAC और H निकालोगे, D और H अपोजिट साइड दिख रहे हैं तो अपोजिट साइड ही रहेंगे। OAC और H निकालोगे, D और H सेम साइड दिख रहे हैं तो सेम साइड ही रहेंगे। अच्छा, इसके पास ये OAC और ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा, अच्छा नई चीज हो गई, ये वाला बीटा लेस हिंडर्ड से निकालेंगे, इस बीटा से निकालेंगे, सॉरी गलती हो गई, माफ करिएगा। ये वाला बीटा आपको निकालना पड़ेगा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा।
लेस हिंडर्ड बीटा आपको निकालना पड़ेगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं नए कुछ प्रश्नों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या लिख रहे हैं तो जल्दी से आप इसे लिख के खत्म कर दीजिए। ये प्रश्न EI या EC से संबंधित आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप देखिए, एक छोटा सा प्रश्न मैं आपको दे देता हूं, ये लीजिए। ये आपके सामने एक आपकी स्क्रीन पर बहुत ही एक छोटा सा साधारण सा सवाल, आपसे उम्मीद है कि आप तेज गति से इसे कर पाएंगे। चलिए जी, कर दीजिए। क्या होगा इसमें, क्या इवन क्या क्या होगा इसमें, वो सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। क्या क्या इसमें हो रहा है, सब कुछ आपको ही बताना है। देखो जरा ध्यान से कि पहले में क्या होगा, ये हम करने की कोशिश करते हैं। ये वाला H एसिडिक H है। मैंने तुम्हें कहा था कि फोन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है। एक्टिव मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और सोल्ट बन जाता है ETO-। ये बन गया एक न्यूक्लियोफाइल। क्या ये कार्बन एक लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये इसके ऊपर जुड़ जाएगा। C डबल बॉन्ड S पर माइनस, O आ गया इधर, ये CH2, ये CH3, इतना हो चुका है। यहां पर सब्स्टिट्यूशन, नेगेटिव चार्ज का अटैक, I बाहर, ये बन गया है CH3 CH2 O, C डबल बॉन्ड O S, सॉरी C डबल बॉन्ड S, चल नहीं रहा, ये S, C डबल बॉन्ड S और S CH3 हीट कर दिया, अल्फा बीटा एल्कीन बन जाएगा। आओ देखो, मैं दिखा दूंगा फेयर सॉल्यूशन। अभी देखिए, यहां अगर चर्चा करें तो यहां भी NO2 के साथ सेम ही घटनाक्रम होने वाला है। CH2H, CH2, N डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ये यूं कहें उल्टा, ये हाइड्रोजन इधर, ये इधर और ये इधर। यहां भी सेम वही एल्कीन का बनना होगा। यहां भी सेम वही क्या होगा, एल्कीन का बनना होगा। मैं आपको आंसर एक्सप्लेन कर देता हूं। आइए देखिए जरा, देखो जरा ध्यान से। ये यहां से प्रकट होता है, इसलिए यहां इसकी कलाकारी करनी पड़ेगी अपन को। ये लीजिए, आप देखो, मैं आपको आंसर्स दिखा देता हूं। जैसे एस्टर में 6 MCTS बनती है, उसी तरह से NO2 के केस में 5 MCTS बनती है। जल्दी से ये 3 प्रश्न जो मैंने आपको कराए, स्क्रीनशॉट लीजिए। लेस हिंडर्ड बीटा से आपको हाइड्रोजन निकाल देना है। लेस हिंडर्ड बीटा से आपको क्या करना है, हाइड्रोजन निकालना है। NO2 के केस में भी और एस्टर के केस में भी, दैट इज पायरोलिसिस ऑफ एस्टर या पायरोलिसिस ऑफ नाइट्रो एल्केन इसे कहा जाता है। तो आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप देखिए एक और चीज देखिए। आप पहले आपको एक और चीज देखनी पड़ेगी। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं। आइए देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास टर्सरी अमीन है। मान लीजिए मेरे पास क्या है, टर्सरी अमीन है। ये है टर्सरी अमीन। क्या ये एक लुईस बेस है? हां, ये एक लुईस बेस है। क्या मैं ये कह दूं कि कोई पर एसिड जो होता है वो नेसेंट ऑक्सीजन जनरेटर होता है? MCPBA बोलो या पर एसिटिक एसिड बोलो, ये पर एसिड है। कौन है ये? पर एसिड। इसे किस काम में लिया जाता है? नेसेंट ऑक्सीजन जनरेटर होता है। 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये किसकी तरह एक्ट करता है?
लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। जरूरी नहीं आप इसे ले, आप एसिड प्लस H2O2 या अकेला H2O2 ले लें तो भी ये काम हो जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, ये दोनों लुईस एसिड लुईस बेस आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। O पर माइनस N पर प्लस, क्योंकि कोऑर्डिनेट मोड था। ये लीजिए, अब ये लिविंग ग्रुप बन चुका है। ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल या इंटरनल बेस, अल्फा से लिविंग ग्रुप, बीटा से हाइड्रोजन, ये कहलाता है, मैं आपको एक्सप्लेन दिखा देता हूं, कोप्स एलिमिनेशन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे नाम दिया जाता है कोप्स एलिमिनेशन। कोप्स एलिमिनेशन देखिए आप, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर कोप्स एलिमिनेशन। कोई भी पर एसिड या H2O2 नेसेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन देता है जो कि लुईस एसिड है। नाइट्रोजन के पास अपने भाई के पास लोन पेयर है, ये लुईस बेस है, लुईस एसिड लुईस बेस ये बन गया। 5 MCTS के थ्रू सेम पाइरोलिसिस का प्रोसेस, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना होगा, तेज गति से आप ले लीजिए। फिर अपन आगे चलते हैं, आपकी इजाजत के साथ ही काम किया जाएगा, उसके बिना कोई काम हो ही नहीं पाएगा। अब आप ये एग्जाम्पल देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है, बहुत बेहतरीन, बहुत खास चीज है, याद रखने वाली है, लर्न करना है, याद करना है। क्या कह रहा है देखिए, कवि क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि आपका जो क्लोरोफॉर्म है उसका ये वाला H एसिडिक H होता है। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला H एसिडिक H है, KOH बेस है, H प्लस निकला, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और उसी पर लिविंग ग्रुप रिपल्जन से बाहर आके कार्बीन बना देगा। क्या ये बात बताई थी तुम्हें? हाँ बताई थी। और कार्बीन अगर कुछ ना कर पाए तो डाइमेराइज होके डाइमर बना लेता है। ये क्या कर लेता है, डाइक्लोरोकार्बीन जब कुछ नहीं कर पाता तो थोड़े समय के बाद इस तरह से हो जाता है, थोड़े समय के बाद ये इस तरह से हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन लर्न करनी है टोटली। NaNH2 की औकात है sp2 से हाइड्रोजन निकालने की, निकाल ली। लिविंग ग्रुप के जो एंटी पोजीशन पे जुड़ा है वो ग्रुप माइग्रेट करता है इंटरनल अटैक से। ये मैकेनिज्म आपको याद करनी है, रट लेनी है। और एक चीज, C डबल बॉन्ड O के पास वाला टोटोमेराइजेबल H एसिडिक H की कैटेगरी में आता है। दिस इज द टोटोमेराइजेबल H and this is also act as Lewis acid. Sorry, this is also act as acid because it can donate H plus, OH minus ये H plus निकालेगा, नेगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक मारे बिना अपन नहीं रहेंगे और गिवन आपका आंसर आ जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे बढ़ने से पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। तो आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां तक थी हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शंस। लगभग 4 प्रकार की हमने एलिमिनेशन पढ़ी, E1, E2, E1CB, EI या EC, ये सब हमने पढ़ लिया। और इससे हमने क्या बना लिया, एल्कीन का बनाना सीख लिया है। अब हम एल्कीन और एल्काइन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन करेंगे कि ये किस तरह की रिएक्शन शो करेंगे, क्या ये करना चाहेंगे, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आपसे। आइए देखिए, आप देखो जरा ध्यान से, आप देखिए ध्यान से। आइए एक चर्चा देखो छोटी सी। मैं ये करना चाह रहा हूं आपसे कि आपके पास ये एल्कीन है। क्या है आपके पास? एल्कीन है भैया, एल्कीन है। अभी देखो, अगर मैं इसके पास AB ग्रुप ला करके जोड़ दूं तो CH2 A और B ये बन जाएगा। कितने बॉन्ड तोड़े? 1, बने कितने? 2। तो सामान्यतया ये रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। अनसेचुरेटेड कंपाउंड जो आपका असंतृप्त या अनसेचुरेटेड कंपाउंड है वो किसकी तरफ मूव करता है? संतृप्तता या सेचुरेशन की तरफ मूव करता है। संतृप्त कंपाउंड, सेचुरेटेड कंपाउंड ज्यादा स्थायी होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, ज्यादा बॉन्ड, ज्यादा एनर्जी रिलीज, ज्यादा स्टेबिलिटी। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, वो वाली बात है। इसके पास आएगा कौन? ये क्या ये स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच है?
क्या ये स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच है? बिल्कुल। एल्कीन और एल्काइन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। क्या बोला मैंने? जल्दी बोलो। एल्कीन और एल्काइन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की कैटेगरी में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनके पास क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो इनके पास आने की जो औकात है वो न्यूक्लियोफाइल की कभी नहीं है। किसकी औकात है? इलेक्ट्रोफाइल की। अब आप देखिए, अगर इसके पास इलेक्ट्रोफाइल आया इसके संपर्क में, ना चाहते हुए इस बॉन्ड को एक तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा किधर शिफ्ट कराना। ऑब्वियस सी बात है, जिधर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल बने उधर शिफ्ट कराना। अभी तो दोनों सिमेट्रिकल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस, क्या ये इंटरमीडिएट हो गया? बिल्कुल हां, ये इंटरमीडिएट हो गया। अब आप देखिए, अगर इस ए के पास लोन पेयर है, अगर इस ए के पास लोन पेयर है, जो इलेक्ट्रोफाइल है लोन पेयर है, यहीं से ये बैक बॉन्डिंग कर देता है। यहीं से ये बैक बॉन्डिंग करके कुछ इस तरह से एक कंपाउंड बना लेता है। यहीं से बैक बॉन्डिंग मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में चेंज करोगे तो जिधर इसका सिर है उधर माइनस, और जिधर पूंछ है उस पर प्लस। इसका प्लस माइनस खत्म हो जाएगा और उस पर प्लस बन जाएगा। ये बनेगा। अगर आपके पास इस तरह का कार्बोकटाइन बने जिसमें ए के पास लोन पेयर ना हो, जिसमें ए के पास क्या नहीं हो? लोन पेयर ना हो, और लोन पेयर ना होने से इस प्रकार का फुली डेवलप्ड कार्बोकटाइन बनेगा ये। और यहां अगर बात करें तो ये नॉट फुली डेवलप्ड कार्बोकटाइन है क्योंकि पार्शियल चार्ज रहेगा। जब नॉन फुली डेवलप्ड कार्बोकटाइन होता है तो इसे हम नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन कहते हैं। नॉट फुली डेवलप्ड कार्बोकटाइन जब होता है तो उसे हम एनसीसी नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन कहते हैं। और एनसीसी केवल और केवल तभी बनेगा जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होगा। और अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है तो भैया फुली डेवलप्ड कार्बोकटाइन बनेगा, और यह कहलाता है क्लासिकल कार्बोकटाइन। क्लासिकल कार्बोकटाइन वो सभी एक्टिविटी, वो सभी हरकतें कर सकता है, वो सभी क्रियाएं कर सकता है जो एक सामान्य कार्बोकटाइन करता है। जैसे रेजोनेंस कर सकता है, जैसे रीअरेंज हो सकता है, जैसे उसके ऊपर इंटरनल अटैक हो सकता है। तो वो सारी चीजें क्लासिकल कार्बोकटाइन के साथ होंगी। नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन के साथ प्रोहिबिटेटेड हैं ये सारी चीजें, क्योंकि ना तो रेजोनेंस कर पाएगा, इस केस में रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, रीअरेंज नहीं हो पाएगा। तो आपने क्या जाना? आपने जाना कि भैया आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल, एल्कीन एंड एल्काइन आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा इनको। ये बात मैंने जान ली। पहले इलेक्ट्रोफाइल आके कार्बोकटाइन बनेगा, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एई रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। अब इसमें दो प्रकार की संभावनाएं हैं, क्लासिकल कार्बोकटाइन और नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन, दोनों पर चर्चा करेंगे। मैं आपको शो कर देता हूं तेज गति से, आपको ये लिखना है, वीडियो पोज, और आप देखिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा। एल्कीन और एल्काइन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं। एल्कीन और एल्काइन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं। सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है इनकी। दो तरह, क्लासिकल कार्बोकटाइन फुली डेवलप्ड और फुली डेवलप्ड नाउ नॉन क्लासिकल। डज नॉट अंडरगो रीअरेंजमेंट, नहीं होता है इसके अंदर कोई। रिएजेंट इज नॉन पोलर या स्लाइटली पोलर, तो ये होता है अगर कार्बोकटाइन के जस्ट पास वाले कार्बन पर, हिंदी में ही लिखेंगे, लोन पेयर हो तो नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन आपको बनाना है। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन जल्दी से लिखिए आप इसे। अब आप देखना, ठीक है ना। क्लासिकल कार्बोकटाइन पहले देखते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जाएगा पोलर सॉल्वेंट में, कार्बोकटाइन बनेगा। ये कार्बोकटाइन आपको सोच समझ के बनाना है कि कौन सा कार्बोकटाइन आपको बनाना है। 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री, एज कंपेयर टू 1 डिग्री। तो ये आपको देख लेना होगा कि मैं इधर कार्बोकटाइन बनाऊं या इधर बनाऊं। तो ये वाला 2 डिग्री ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये वो सब काम कर सकता है जो सिंपल कार्बोकटाइन में आपको पढ़ाया था जब कार्बोकटाइन पढ़ाया गया था।
यहां तक चलता है आपका कार्बोकटाइन बनने तक। ये है आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यानी इसमें केवल सबस्ट्रेट आ रहा है, इसलिए रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 1 होगा, मोलिकुलरिटी भी 1 होगा। फास्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है वो आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रोफाइल वहां जुड़ता है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की कमी है, अगर न्यूक्लियोफाइल वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की कमी है, तो इसे कहते हैं मार्कोनिकोफ एडिशन। क्या बोला मैंने, जल्दी बोलो। अगर न्यूक्लियोफाइल वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की कमी है एल्कीन में, तो वो क्या कहलाता है, मार्कोनिकोफ एडिशन। और अगर वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की अधिकता है, तो वो क्या कहलाता है, एंटी कार्बोनिक मार्कोनिकोफ एडिशन। जब भी क्लासिकल कार्बोकटाइन बनेगा, आपका सामान्यतया उसमें मार्कोनिकोफ एडिशन ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। रेट, ऑर्डर, मोलिकुलरिटी, एल्कीन और इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी दोनों है, एल्कीन और इलेक्ट्रोफाइल दोनों है, इसलिए ऑर्डर मोलिकुलरिटी 2 हो गया। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन, ये सब देखोगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब इस कितने प्लस इफेक्ट हैं। जैसे यहाँ तो कोई प्लस इफेक्ट नहीं है, यहाँ प्लस एम है, तो इसकी रेट सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसकी ज़्यादा होगी, फिर इसकी ज़्यादा होगी, फिर इसकी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आपके 2 फैक्टर जो आपने कॉमनली देखे वो आपको देखने होंगे, ठीक है। जल्दी से लिखिए, फिर आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं। अब देखो, क्योंकि कार्बोकटाइन बना और न्यूक्लियोफाइल का जो जुड़ना है वो फर्स्ट स्टेप में होता है, तो जो भी पॉसिबल अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल है तो सारे न्यूक्लियोफाइल जुड़ेंगे। तो आपने अगर जो क्या बोलते हैं रिएजेंट, अगर आपने एक्वस ले लिया, मान लो आप ईथर बनाना चाह रहे हो, तो आप RONA ले लो, या सॉरी RO कोई इलेक्ट्रोफाइल ROH ले लो, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल और OR जाके लग जाएगा। लेकिन अगर ये एक्वस ले लिया तो OH भी लगेगा, यानी एवरी पॉसिबल अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल विल गेट कंबाइन इन फास्ट स्टेप। जो न्यूक्लियोफाइल आगे आएगा वो न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ जाएगा। कम हाइड्रोजन वाली साइट पर अगर न्यूक्लियोफाइल लगेगा तो मार्कोनिकोफ, और ज्यादा हाइड्रोजन वाली पर लगेगा तो एंटी मार्कोनिकोफ। आइए देखिएगा, समझना ध्यान से। एवरी पॉसिबल अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल कैन गेट कंबाइन इन द नॉन सेलेक्टिव मैनर, फास्ट स्टेप में जुड़ेगा। रेसेमाइजेशन होने की पूरी संभावना, क्योंकि कार्बोकटाइन प्लेनर होता है, उसके ऊपर फ्रंट साइड अगर कोई क्या बोलते हैं कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है तो वो रेसेमिक मिक्सचर बनाएगा। एक कायरल सेंटर पहले से और दूसरा जनरेट हो रहा है तो वो बनने वाली स्पीसीज डाइस्टीरियोमर कहलाएंगी। ये बात आप ध्यान रखना, पहले मैं बता चुका हूं। मार्कोनिकोफ एडिशन, जब कम हाइड्रोजन वाली साइट पर जुड़ता है, ज्यादा हाइड्रोजन वाली साइट पर एंटी मार्कोनिकोफ। तो AMKV एंड AMKV वो सब तभी लगेगा जब अनसिमेट्रिकल है, दोनों साइट बराबर है। मान लो जैसे ये एसिमेट्रिकल, इसमें कोई मार्कोनिकोफ एंटी मार्कोनिकोफ नहीं है, चाहे यहाँ जोड़ दो चाहे यहाँ जोड़ दो, एक ही बात है। जब अनसिमेट्रिकल होगा तो मार्कोनिकोफ एंटी मार्कोनिकोफ होगा। लिखिए जल्दी। तो हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी पर डिपेंड करेगी, बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी पर डिपेंड करेगी, और जो पहला कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी। 3 चीजें इसमें लग रही हैं। और एल्कीन की रिएक्टिविटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी आपको कैसे देखनी है, अगर उस पर प्लस एम वाला इफेक्ट लगा हुआ है, ग्रुप लगा हुआ है, या उस पर प्लस एच वाला इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है, या प्लस आई वाला ग्रुप लगा हुआ है, माइनस एम माइनस आई वाला उसकी क्या कर देगा, रिएक्टिविटी को घटा देगा। तो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं जिसमें आपको ये बताना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है। इन जनरल आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कैसे, जब प्लस इफेक्ट लगेगा, ठीक है ना। तो प्लस इफेक्ट जहां ज्यादा लग रहा होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, वो आपको आंसर करना होगा। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आपको वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व करना है, ठीक है। आइए देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर 5 खास सवाल आपके लिए, सिर्फ केवल लिखना नहीं है, सोल्व करना है। लिखने से पहले आप सोल्व करें, मैं अभी आपको इसके आंसर दिखा दूंगा। वीडियो पॉज कर दीजिए और तुरंत कीजिए। तो हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे। पहले में CH3 का प्लस H, 3 अल्फा H, 6 अल्फा H आप देख पा रहे हो यहाँ पे 9 अल्फा H, और यहाँ सबसे ज्यादा अल्फा H है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी। इसका प्लस M, इसका प्लस M OMe का, माइनस M, इसका माइनस M, तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, NH2 का प्लस M सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी।
सबसे कम NO2 का -m होने के कारण। तो इसी तरह से देखना है। ये दो एग्जाम्पल बड़े महत्वपूर्ण और बेहद खास, क्योंकि यहां एरियल रेजोनेंस हो जाएगा। जैसे ही आप कार्बोकटाइन यहां बनाओगे, वैसे ही इसके पास ये लोन पेयर वाला ग्रुप है, ये एरियल रेजोनेंस दे देगा, इसको बैक बॉन्डिंग कर देगा, यहां से रीअरेंजमेंट भी नहीं होता। तो आप तो ये याद रखना कि जहां कार्बोकटाइन जनरेट हुआ है, उसके जस्ट पास वाले कार्बन पर अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके पास लोन पेयर है, वो उसको एरियल रेजोनेंस कर देता है। ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, तो यहां पर 2p पाई 3p पाई टाइप की बैक बॉन्डिंग या एरियल रेजोनेंस होता है। यहाँ 2p पाई, तो यहाँ ज्यादा पावरफुल एरियल रेजोनेंस होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मैं आपको आंसर शो कर देता हूँ। ये आपको पहले में जो अल्फा एच है वो ज्यादा है, दूसरे में अल्फा एच थोड़े कम है, तीसरे में और कम है, चौथे में और कम है। ऐसे इसका प्लस एम है, इसका प्लस एम। यहां अगर चर्चा करें तो इसमें प्लस एम लग रहा है, इसमें माइनस एम लग रहा है। इस वाले एग्जाम्पल में चर्चा करें अगर, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये रेजोनेंस करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, और ए का ज्यादा होगा क्योंकि पीएच का -i इफेक्ट होता है, ये एक्सप्लेन आपका करा हुआ है यहाँ पर। और इसी तरह एरियल रेजोनेंस ये थोड़ा कम होगा, ये थोड़ा ज्यादा होगा, इसलिए जल्दी आंसर मार्क कर लीजिए। जल्दी से आपको आंसर मार्क कर लेने हैं। तो जो पहला रिएजेंट हम चर्चा कर रहे हैं, जो स्पीसीज हम ले रहे हैं रिएक्शन के लिए एल्कीन पर, वो ले रहे हैं HX, जैसे HI, HBr, HCl, HF। एक्वस सॉल्यूशन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर आपने एक्वस ले लिया, HI एक्वस ले लिया, तो एक उम्मीदवार जल भी खड़ा हो गया, कह रहा कि मैं भी अटैक करूंगा कार्बोकटाइन पर, तो ऑब्वियस है H+ मिलेगा, HI है तो, और कार्बोकटाइन बनेगा, अटैक करने के लिए I- जाएगा। लेकिन जल ऐसे कहेगा एक्वस कंडीशन है और मैं ज्यादा मात्रा में हूं, तो भैया OH बनाओ, इस पे वाटर का अटैक कराओ। वाटर अपनी न्यूक्लियोफिलिसिटी वहां पर लगाएगा जाकर के। इसलिए आपको एक्वस सॉल्वेंट नहीं लेना है, सॉल्वेंट आपको CCl4 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी देखनी होगी कि किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, ये सब चीजें। H+ कौन देगा ज्यादा? HI H+ सबसे ज्यादा देगा, और कार्बोकटाइन के बनने पर डिपेंड करता है। तो यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है इसमें। तो ये है हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। आप देखिए HX-CCl4 आपने ले लिया, आपने क्या लिया? HX-CCl4 रिएजेंट। कॉन्सेंट्रेटेड HX एक्वस भी ले सकते थे जिसमें जल की मात्रा बहुत कम हो। कॉन्सेंट्रेटेड इतना ही जल लो केवल जिसमें ये आयोनाइज हो जाए, कार्बोकटाइन बन गया, रीअरेंज किया, ये प्लेनर है, रेसिमिमाइजेशन हो सकता है, फिर फास्ट स्टेप में X- ने अटैक कर दिया। डाइल्यूट ले लेते तो अल्कोहल मेजर हो जाता। एसिडिक स्ट्रेंथ HI की ज्यादा होती है। H+ कौन ज्यादा देगा? HI ज्यादा देगा। रेट ऑफ एल्कीन किस पर, रेट ऑफ इसकी रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी? जो H+ देगा ज्यादा, क्योंकि कार्बोकटाइन बन रहा है। फर्स्ट स्टेप में I- Br- Cl लार्ज साइज एटम बेटर न्यूक्लियोफाइल, इस केस में आपको मानना है वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट शो एलिमिनेशन। फ्लोरीन के केस में आपको डाइमराइजेशन देखने को मिलेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रिएक्शन किस में होगी? HI के केस में होगी। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रिएक्टिविटी कैसे जज हो रही है, एडिशन की रिएक्टिविटी जज हो रही है कि कार्बोकटाइन इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है अटैक करने के लिए और कार्बोकटाइन बन रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल जितना जल्दी जाएगा, रेट उतनी ज्यादा होगी। कार्बोकटाइन न्यूक्लियोफाइल अटैक जो कर रहा है वो तो फर्स्ट स्टेप में कर रहा है, उससे क्या ही मतलब अपने को। HI ने H+ ज्यादा दिया, ज्यादा दिया, जल्दी दिया, जल्दी दिया, जल्दी कार्बोकटाइन बना, जल्दी कार्बोकटाइन बना, जल्दी रिएक्शन हुई। क्लियर है बात? नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए फटाफट। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ बेहद खास प्रश्न इस रिएक्शन से जुड़े हुए ये रहे। आपको 5 मिनट के अंदर अंदर इन्हें सोल्व करना है। मैक्सिमम आपको 5 मिनट मिलेंगे, अपर लिमिट है, आपको 5 मिनट दिए जाएंगे सोल्व करने के लिए। जल्दी से सोल्व कर दीजिए। आइए देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं आंसर्स आपको किस तरह से करने हैं। जैसे पहला HI है, तो आप H+ यहां जोड़ोगे, कार्बोकटाइन बनाओगे, आयोडीन जोड़ दोगे, और यहां कोई कायरल सेंटर नहीं है। HI इन प्रेजेंस ऑफ KBr, तो KBr क्या देगा? Br- और HI क्या देगा? I-। नॉन सेलेक्टिव मैनर में Br- भी जाके लगेगा और I- भी जाके लगेगा, दोनों बनेंगे प्रोडक्ट। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, यहां ध्यान रखिएगा भैया, यहां HF जो है वो एक वीक एसिड है। क्या बोला मैंने? जल्दी बोलो। HF एक वीक एसिड है, तो जैसे ही उसका
इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है HF। आप देखिएगा HF जो है वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है, वीक एसिड है H प्लस प्लस F माइनस में। तो जैसे ही आप इसमें HI डालोगे, HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, कॉमन आयन इफेक्ट इस इक्विलिब्रियम के लिए लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पर लगेगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा। इस कारण से F माइनस की कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो जाएगी और यहाँ सिंगल प्रोडक्ट आपको आयोडाइड ही देखने को मिलेगा, जबकि यहां पर आई और Br दोनों लगेंगे। यहां पर ठीक है HCl में Cl लगा देना, इसमें तो रीअरेंजमेंट वाली कहानी है। यहाँ कार्बोकटाइन यहाँ पे स्टेबल बनाओगे आप, ये वाली कहानी है। और यहां पर देखिएगा अगर टर्सरी ब्यूटाइल का हिंड्रेंस हो तो यहां पर होफमैन प्रोडक्ट आपको मेजर बनाना है। अगर टर्सरी ब्यूटाइल का हिंड्रेंस हो तो आप, अच्छा सॉरी, टर्सरी ब्यूटाइल का हिंड्रेंस है लेकिन रीअरेंजमेंट हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, वो तो उसमें होता है। ठीक है, छोड़ो। कार्बोकटाइन आप यहाँ बनाओगे और आप CH3 को रीअरेंज करा के फिर कार्बोकटाइन यहाँ आएगा और इस केस में आप न्यूक्लियोफाइल लगा दोगे बड़े आराम से। मैं आपको आंसर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जल्दी से आपको नोट करना है। आइए देखिएगा, पहले में आयोडीन जुड़ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरे में आयोडीन और ब्रोमीन दोनों जुड़ेंगे, दूसरे में आयोडीन और ब्रोमीन आपको दोनों जुड़ते हुए नजर आएंगे। तीसरे में सिर्फ आयोडीन, चौथे में Br रेसिमिक मिक्सचर। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी इधर ज़्यादा होगी क्योंकि ज़्यादा अल्फा H है। इसमें HCl कार्बोकटाइन बनने के बाद, रीअरेंज होने के बाद, कार्ब ऑक्सीजन के पास बैक बॉन्डिंग के कारण ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन बनता है। यहाँ रीअरेंज बन करा के हमने क्लोराइड जोड़ दिया। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नई शीट लगा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप आगे देखिए, अब आप ध्यान से देखिए। जैसे कि मेरे पास ये है DBr, तो मैंने क्या किया, D प्लस को भेजा। मैंने क्या किया, D प्लस को भेजा यहां से, यहाँ पे D जुड़ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज रीअरेंज करेगा, पहले यहाँ जाएगा, फिर बेंजीन रिंग के पास यहाँ चला जाएगा। स्टेबल कार्बोकटाइन पे आपने Br ला के जोड़ दिया। इसी तरह से अब आगे के तीन सवाल, ये और ये आपको करने हैं। मेजरली इसमें जो आपको ध्यान रखना है दैट इज रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट के बारे में विशेष ध्यान रखेंगे, उसको फॉलो करते हुए आपको आंसर बताने हैं। जल्दी बता दीजिए, 3 सवाल और 3 मिनट का समय आप मान करके चलिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए और सवाल करना शुरू कीजिए। तो मैं आपको इसके आंसर एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें जो कार्बोकटाइन बनाओगे वो कहां बनाओगे, इस जगह पे बनाओगे। फिर रिंग एक्सपेंशन करा लेना, यहाँ कार्बोकटाइन यहाँ पे और यहाँ से कूद के बाहर चला जाएगा क्योंकि ज्यादा अल्फा H मिलेंगे। यहाँ पे कार्बोकटाइन आप यहाँ पे बनाओगे और एरियल रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। आइए मैं आपको आंसर लिखवा देता हूं। ये आंसर्स हैं। एरियल रेजोनेंस से स्टेबल होगा, फ्रंट साइड बैक साइड दोनों साइड से अटैक करा के मैंने प्रोडक्ट बना दिया, डायस्टीरियोमर। आइए देखिए अब। तो आई थिंक आपने ये क्वेश्चन समझ लिए होंगे। अब मैं कुछ और नए प्रश्न इसी रिएक्शन पर बेस्ड आपको दे रहा हूं, जल्दी से जल्दी करते हैं। ठीक है, आइए देखिए। ये कुछ नए प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसलिए करना बेहद जरूरी है, वरना समझ में आएगा नहीं। जल्दी से जल्दी कर दीजिए, करिए। आइए मैं आपको बता देता हूं कुछ थोड़ा बहुत। देखो, CH3 का प्लस आई लगाओगे, कार्बोकटाइन यहां पे बनाओगे, इस पोजीशन पर Br आके लगेगा। एक कायरल सेंटर पहले से है, दूसरा कायरल सेंटर जनरेट होगा, तो यहां से जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे वो डाइस्टीरियोमर मिलेंगे, क्योंकि Br कार्बोकटाइन यहां बनाओगे। Br ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि कार्बोकटाइन प्लेनर होता है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है आपको। यहाँ H जोड़ोगे, CH3 का प्लस आई लग रहा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज आपको यहाँ बनाना पड़ेगा उसके पास में। यहाँ अगर बात करो तो यहाँ पर आप पॉजिटिव चार्ज बना दोगे, एरियल रेजोनेंस उसे देखने को मिलेगा, आप ऐसा कह सकते हो, Br लग जाएगा। यहाँ पर आप पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बनाओगे और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आपको कहाँ बनाना होगा, बेंजीन रिंग के पास बनाना होगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आइए देखिए, आंसर दिखा देता हूँ। आइए देखिए, तो यहाँ पर Br के पास पॉजिटिव चार्ज बना के आपने Br लगाया है साइड और बैक साइड, क्योंकि यहाँ पर एरियल रेजोनेंस स्टेबल है।
यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ स्टेबल है, बेंजीन रिंग का रेजोनेंस उसे देखने को मिलेगा। फ्रंट साइड बैक साइड दोनों जगह अटैक हो सकता है। ये सेंटर तो कायरल है ही नहीं, इसलिए इसमें एनेंशियोमर बनेंगे। यहाँ पर हमने इस सेंटर को भी कायरल बना दिया, इसलिए इसमें डायस्टीरियोमर देखने को मिलेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप एक बात को ध्यान से देखिएगा कि जैसे आपको दो बीआर यहां आजू बाजू में शांति से बैठे हुए नजर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यही आयोडीन होते तो एक बार पहले भी अपनी चर्चा चली थी, मैंने आपको कहा था कि विसिनल डाई आयोडाइड्स आर हाईली अनस्टेबल, रिपल्जन के कारण तुरंत I2 निकल जाता है। तो अगर आप यहां पर आयोडीन लगा के HI कराते, ये बनता जरूर, लेकिन यहां से तुरंत दोनों बाहर निकल जाते और डबल बॉन्ड बन जाता। फिर HI अगर आपने एक्सेस में ले रखा है तो H+ आता, I- आता और मोनो आयोडाइड बनते। विसिनल डाई आयोडाइड अनस्टेबल होते हैं, तो अगर आपने आयोडीन पहले से लगा रखा है और फिर आप HI का एडिशन करा रहे हो, विसिनल डाई आयोडाइड बनते ही I2 बाहर निकल जाएगा और वापस से फिर HI उसके ऊपर अटैक करके मोनो आयोडाइड बनाएगा। किस तरह से, आइए देखिए। ये देखिए, विसिनल डाई आयोडाइड्स अनस्टेबल है, तुरंत I2 बाहर निकल जाएगा, और अगर आपने HI एक्सेस में ले रखा है तो एल्कीन बनने के बाद H+ और I- मोनो आयोडाइड, डाई आयोडाइड अनस्टेबल। जल्दी लिखिए। आइए देखिए, अब आगे चलते हैं। तो आप देखिए कि जिस तरह से आपने एल्कीन पर HI का एडिशन करवाया, अगर मैं जल ले लेता तो, लेकिन थोड़ा सा एसिड डालना पड़ता, क्योंकि वाटर में इतना H+ नहीं होता कि वो रिएक्शन को इनिशिएट कर पाए। तो थोड़ा सा हमें एसिड मिलाना पड़ेगा। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन उसको कहेंगे। थोड़ा सा एसिड डाल दो H+ ताकि रिएक्शन इनिशिएट हो जाए, बाकी काम तो जल कर देगा अपने आप। ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा, अल्कोहल, हमारा प्यारा खूबसूरत अल्कोहल बनता हुआ नजर आएगा। तो एल्कीन से अगर आप अल्कोहल बनाना चाहते हो तो आपको एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है ना। सेम मैकेनिज्म, आइए मैं दिखा देता हूं, शो कर देता हूं। आओ देखो, देखो हाइड्रेशन में आपने H+H2 रीअरेंजमेंट करने के बाद वाटर का अटैक करा देंगे। और मैं तो ये कहूंगा जल ही क्यों, कोई भी HNU टाइप का स्पीसीज हो जिसके पास एसिडिक H है, एक तरफ H एक तरफ NU, ये सारी स्पीसीज जाकर के लग जाएंगी। अगर आपने डाइल्यूट H2SO4 ले रखा है तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है H+H2O, एक ही बात है। डाइल्यूट H+ का मतलब भी यही बात है, D+ का मतलब D2SO4OH- का मतलब OD- का मतलब। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इन जनरल H+ जाएगा कार्बोकेटाइन और फिर न्यूक्लियोफाइल जाकर के फास्ट स्टेप में अटैक कर देगा। कोई भी न्यूक्लियोफाइल इनमें से हो सकता है, बस उसके पास एसिडिक H होना चाहिए। लिखिए फटाफट तेज गति से, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलो जी, अब एक बात ध्यान से देखो कि अगर आपके पास कभी ऐसी नौबत आ जाए कि डबल बॉन्ड भी है और OH ग्रुप भी है। एक्चुअली अल्कोहल में जब हम एसिड डालते हैं तो H2O बन के निकल जाता है लीविंग ग्रुप की तरह। याद करो, डिहाइड्रेशन पढ़ते थे हम अल्कोहल का और एल्कीन बनाते थे। और वहीं हमने पढ़ा कि जब डबल बॉन्ड है यानी एल्कीन है तो उसमें H+ डालेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, है ना। तो अब हमें ये करना है कि हम डबल बॉन्ड पर H+ जोड़ें या OH को निकाल दें। अगर दोनों ऐसी कंडीशन तुम्हारे पास कहीं फंस जाएं तो याद रखना कि डबल बॉन्ड की न्यूक्लियोफिलिसिटी OH की, ये बड़ा बड़ा काम आएगा, क्योंकि एक ही कंपाउंड दूंगा मैं, उसमें OH ग्रुप भी लगा दूंगा और उसमें डबल बॉन्ड भी बना दूंगा। तो उस केस में अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि H+ को मैं OH पर जोड़ के डिहाइड्रेशन कराऊं या मैं डबल बॉन्ड पर जोड़ के हाइड्रेशन कराऊं, ठीक है ना। तो उस केस में ध्यान रखिएगा कि डबल बॉन्ड की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो OH के से थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन अगर OH के निकलने से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है तो ही केवल OH को छेड़ेंगे, नहीं तो OH को नहीं छेड़ेंगे। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री बोल गया मैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन अगर बनेगा तो ही हम डबल बॉन्ड को OH को छेड़ेंगे, अदरवाइज हम
डबल बॉन्ड पर H प्लस का अटैक कराते रहेंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए जल्दी। आइए देखिए, आई थिंक आपने किया होगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले आप HCl कार्बोकैटायन कहां बनाओगे? यहां पर बनाओगे, इस पोजीशन पर। इस पोजीशन पर अगर आप बनाओगे, एक बार देखना पड़ेगा हमें, इस पोजीशन पर बनाएंगे तो हमें 2 अल्फा एच मिलेंगे, जबकि इस पोजीशन पर बनाएंगे तो हमें 4 अल्फा एच देखने को मिलेंगे। यहां नहीं बनाएंगे, यहां पर कार्बोकैटायन बनेगा इस साइट पर, और यहां पर आके Cl जुड़ जाएगा। यहां पर जो आप कार्बोकैटायन बनाएंगे वो यहां पर बनाएंगे। अब ये 3 मेंबर की जो रिंग आप देख रहे हो, ये एरियल रेजोनेंस के कारण खुलेगी, खुलने के कारण यहां आएगी, हाइड्राइड का शिफ्ट कराओगे और ये फाइनल पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा। इस तरह से आपको देखना है। आइए यहां पर जब आप, क्योंकि HCl है, एक साथ 2 पॉजिटिव चार्ज कभी मत बना देना, एक साथ 2 पॉजिटिव कभी नहीं बनाएंगे। एक डबल बॉन्ड पर पहले पहले अटैक कराएंगे, ये कार्बोकैटायन बना लेंगे, और इस कार्बोकैटायन पर इस डबल बॉन्ड का इंटरनल अटैक कराएंगे। इस बात का ध्यान रखना, यहां पर कार्बोकैटायन यहां बनाना पड़ेगा क्योंकि बेंजीन के पास में बनेगा यहां पर, और फिर इसका इंटरनल अटैक कराएंगे। तो एक साथ 2 डबल बॉन्ड पर आप कार्बोकैटायन मत बना देना। दो डबल बॉन्ड है तो एक का इंटरनल अटैक लगेगा ही लगेगा। मैं आपको आंसर शो कर देता हूं, ध्यान से देखना, फिर से एक बार समझने की कोशिश करना कि मैं क्या समझाना आपको चाह रहा हूं। आइए देखिए, तो पहले में तो सिंपल है, कार्बोकैटायन वहां अल्फा एच ज्यादा, यहीं पे अल्फा एच ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पर ये रिंग खुल गई, देखिए आप, पॉजिटिव चार्ज, फिर बेंजीन के पास पॉजिटिव चार्ज, फिर Cl लग गया। यहाँ पर एक जगह आपने पॉजिटिव चार्ज बनाया और इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का बना करके रिंग बना दिया आपने, और फिर उसके बाद आपने Cl यहाँ पर जोड़ दिया बिना किसी रीअरेंजमेंट के। यहाँ पर कार्बोकैटायन आपने बनाया बेंजीन के बाजू में, और इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा के 6 मेंबर की रिंग। यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट की संभावना नहीं, इसलिए यहाँ पर मैंने Cl लगा दिया। क्लियर है? जल्दी से तेज गति से आप ये आंसर्स लिखिए, जितना तेज आप लिखेंगे उतना हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। जितना तेज लिखेंगे उतना, लिखिए फटाफट। तो जैसा कि मैं एक बेहद खास एग्जांपल देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड की न्यूक्लियोफिलिसिटी OH की न्यूक्लियोफिलिसिटी से ज्यादा है। OH केवल तभी निकालना है जब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन बने, अदरवाइज आप OH को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे ये खास एग्जांपल लिया मैंने, OH भी है इसमें और डबल बॉन्ड भी है, आप देख पा रहे हो। तो OH को निकालने से कार्बोकैटायन यहां बनेगा, दैट इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसलिए मैं OH को नहीं छेड़ूंगा। डबल बॉन्ड पर अटैक कराऊंगा, स्टेबल कार्बोकैटायन मैंने यहां बना लिया, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल इसने अटैक मारा और ये बन गया। अब अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, OH के निकलने से पॉजिटिव चार्ज यहां बन रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन, इसलिए इस एग्जांपल में मुझे OH निकालना पड़ेगा। मैंने रेजोनेंस कराया, एक्सटेंडेड रेजोनेंस मिलेगा, ये वाली स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, फिर MeOH से OMe जाकर के लग जाएगा, ईथर बन जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये चीज है कि डबल बॉन्ड पे हम अटैक कराएं या OH पे अटैक कराएं, तो ये बेहतरीन उसका एक्सप्लेनेशन है कि कब क्या कराना है। जल्दी से नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ लिखिए जल्दी। अब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर मैं आपको कुछ खास सवाल दे रहा हूं जो आपको जल्दी से जल्दी करने हैं। आज की क्लास के आखिरी कुछ प्रश्न, फटाफट वीडियो पॉज कर दीजिए और तुरंत करिए। ये कुछ खास सवाल हैं जो वीडियो पॉज करके आपको करने। बेहतरीन एग्जाम्पल, दुनिया की अलग अलग किताबों में अलग अलग बेहतरीन एग्जाम्पल दिए हुए हैं। उन बेहतरीन एग्जाम्पल में से भी जो एक एग्जाम्पल सर्वश्रेष्ठ होता है, यहां होता है वो, तो उसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपसे एक बार में आंसर ना आए, लेकिन जैसे ही मैं आंसर बता दूं उसके बाद आप सीखने की कोशिश करिए। तो अभी आप करिए, फटाफट जल्दी करिए। अब आप देखिए कि पहले सवाल में क्या खास है, मैं आपको बताता हूं। पहले सवाल में खास ये है कि यहां पर आप कार्बोकैटायन बनाओगे और उसका किसी प्रकार का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, उसके रीअरेंज करने से पहले ही ये अटैक कर देगा। ये अटैक कर देगा, साइक्लिक ईथर यहां से देखने को मिलेगा आपको। कार्बो इसने अटैक कर दिया, पॉजिटिव चार्ज पे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आया, H+ निकल गया, यानी आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट नजर आएगा इसमें। मैं मार्कर लेके एक्सप्लेन करता हूँ। आइए देखिएगा, इसमें जो आपको प्रोडक्ट नजर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, ये और यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बना 1 2 3, 1 2
3 नंबर पर पॉजिटिव बना, इसके ऊपर ऑक्सीजन ने अटैक कर दिया और यहाँ पर एक मिथाइल लगा हुआ है। कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब आप देखो दूसरे में क्या होगा। दूसरे में आपको क्या करना है, H यहाँ जोड़ देना है और Cl यहाँ जोड़ देना है। ये कर दिया आपने, डबल बॉन्ड बना दिया क्योंकि इसके पास लोन पेयर था, ऑब्वियस है लोन पेयर पे ये बन गई है आपकी इनोल फॉर्म, और इस इनोल फॉर्म को तुरंत आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। ये कीटो बन गया है इसका। यहां पर अगर बात करें अपन तो यहाँ विशेष मामला होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनाओगे क्योंकि ऑक्सीजन की बैक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। फिर डाइल्यूट H2SO4 का मतलब हाइड्रेशन है, यहाँ पर OH लग जाएगा, यहाँ पर H। अब आप देखिए कि एक कार्बन पर एक OR और एक OH अनस्टेबल होता है। यहाँ से तुरंत क्या बाहर निकालते हो आप, ROH बाहर निकाल के डबल बॉन्ड यानी एल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ भी टोटोमेरिज्म वाला केस लगेगा, HCl टोटोमेरिज्म करा दोगे। टोटोमेरिज्म कराने के बाद बीच वाले कार्बन पर ये आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड OCl आपको बनते हुए नजर आएंगे। अभी मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। यही आज की क्लास की आखिरी स्लाइड हमारी रहने वाली है। आइए देखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे आगे की सारी चीजें। आइए देखिएगा, देखो जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने Cl जोड़ दिया, OH जोड़ दिया, टोटोमेरिज्म करा के ये बना दिया। एक कार्बन पर एक OH और एक OR अनस्टेबल, ROH बाहर निकल गया, C डबल बॉन्ड O बन गया। H यहाँ जोड़ा क्योंकि इसके पास लोन पेयर था, और Cl मैंने यहाँ जोड़ दिया, बाद में टोटोमेरिज्म करा दी। ये 4 महत्वपूर्ण सवाल तो हमने आज पढ़ लिया है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में एलिमिनेशन खत्म कर दिया है। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां बच गई हैं जो कि आपको अगली क्लास में एक्सप्लेन करी जाएंगी। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।